नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, आतमजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इस समय सर देश में एक तरफ जहां महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं बजट सेशन भी सामने आकर के खड़ा हो गया है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो तमाम नेता हैं, वो एक बार फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, हिंदू धर्म के खतरे की बात हो, कांवड़ यात्रा की बात हो, या फिर जो नूह के दंगे जो सबको याद होंगे, उन दंगों के एक बार फिर से उस यात्रा के, उस जलाभिषेक यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत होने की बात हो। तो ये सारी चीजें लगभग लगभग ये दिखाने लगी हैं कि अब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। उधर ईडी भी खूब सक्रिय हो गई है, ईडी भी मैदान में उतर गई है, हरियाणा में उनकी कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं। तो इससे भी साफ हो रहा है कि ये चुनाव बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। आदमी सर, मैं सवाल की शुरुआत इस चीज से करूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है, लगातार चर्चाएं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने से लेकर के और केशव मौर्य के विवाद की हो रही हैं। इस समय पूरी की पूरी राजनीति वहीं पर केंद्रित कर दी गई है। क्या ये झगड़ा जो है जानबूझ करके केंद्र की तरफ से इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान इस पर रहे और हरियाणा महाराष्ट्र में उनको जो सिचुएशन बनानी है या जिस तरीके की स्थिति वो चाहते हैं अपने अनुकूल, वो बना लें? एक संक्षेप में इसको बताइएगा, फिर हम आगे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आपने जो बात छेड़ी मौर्य साहब की, केशव प्रसाद मौर्य तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हार गए और उसके आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इलेक्शन नहीं बचा पाए। बीएल संतोष साहब जो संगठन मंत्री हैं वो दिल्ली में बैठते हैं और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं जब योगी महाराज ने मीटिंग अपनी सेट करी थी तो उस मीटिंग में भी वो उपलब्ध नहीं थे। तो ये बात तो तय है कि अमित शाह के इशारे पे बीएल संतोष जो है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनको कंट्रोल किए हैं और वहीं से सारी डिसेंट की वॉइसेस निकल गई। पर इसमें एक एंगल ये भी है कि जो आनंदीबेन है, जो गुजरात की नेता रही हैं, सीएम रही हैं और अब उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी या कोई ऐसा टीका टिप्पणी या कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसमें लगे कि आपका योगी महाराज की गद्दी जो है वो खतरे में है। और आनंदीबेन तो गुजरात से है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी को है। तो मोदी अगर ये फैसला ले चुके होते कि योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो योगी आदित्यनाथ तो अभी तक हट गए होते। तो मुझे लगता है ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है। इसको अमित शाह ने आग में घी का काम किया है और उसमें बीएल संतोष और जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो सिर्फ मौर्य हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नर अगर बात करती योगी आदित्यनाथ से, कोई उनकी मीटिंग हुई होती और उसमें यह तय हुआ था कि भाई आपके पास इतना समय है, ये 10 विधानसभा के इलेक्शन में आप अपना प्रूव कर दीजिए कि आपने जो जनाधार खोया है वो जनाधार वापस मिल जाएगा, तो आपकी कुर्सी बच जाएगी। पर उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। अब बताइए कि स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको इलेक्शंस में इन्वॉल्व कर लिया गया, उनको आप पन्ना प्रमुख की जगह जो है कार्यभार दे दिया गया है वोट निकालने का। तो अब ये स्टेट मशीनरी चलेगी कैसे अगर सारे स्टेट के मिनिस्टर जो है वो 10 विधानसभाओं के इलेक्शन में लग जाएंगे? तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें शायद योगी आदित्यनाथ को एक संजीवनी या एक रामबाण दे दिया गया है आनंदीबेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कि अगर इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच जाएगी, नहीं तो फिर उसके बाद कोई एनालिसिस हो सकता है हो। पर अभी तो मुझे लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई खतरा है। इस समय उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के, जैसा कि चूंकि सावन की शुरुआत होनी है, कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने निर्देश दिया है नेम प्लेट और अपना नाम प्रदर्शित करने को लेकर, इसको लेकर के फिलहाल एनडीए के अंदर भी जो उनके घटक दल हैं उनमें बंटवारा दिखाई देने लग गया है, उनमें मुखरता आने लगी है। ये मुखरता पहले से चली रही थी। तो कांवड़ यात्रा का जो ये आदेश दिया गया है, उस पूरे आदेश को कैसे देखा जाए? कोई किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन के बीच में जब आपका कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस की जो प्रमुख पार्टी थी उसका जब मैनिफेस्टो आया तो उसके बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, मटन, मुसलमान, घुसपैठिया, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, इस तरीके के जो वक्तव्य उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुस्लिम लीग वाला जो है वो मैनिफेस्टो है। तो वो सांप्रदायिकता का जो तड़का है वो तो शुरू से भाजपा लगाती आई और राजधर्म का फॉलो नहीं करती है। 2002 की गुजरात राइट्स आपने देख लिया, उसके बाद 2013 के आपने मुजफ्फरनगर राइट्स देख लिए। तो ये कुछ उसी तर्ज पर कम्युनिज्म के नाम पर ये अपना वोट बैंक को बचाने की कोशिश करते हैं। लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 400 पार का नारा दिया, पर वो लोकतंत्र बचाने के लिए जब सोशल जस्टिस में
65-70% लोग एक तरफ खड़े हो गए तो उनको हार का सामना करना पड़ा और 240 पे सिमटना पड़ा। अब वो वापस उस सांप्रदायिकता के आधार पर इस इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं। इसमें बीजेपी का शुरू से ही, प्रधानमंत्री मोदी का शुरू से ही टारगेट राहुल गांधी रहे। और राहुल गांधी ने अभय मुद्रा दिखा के कह दिया कि आप हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हैं, आप नहीं तय करेंगे कि देश का हिंदू क्या सोचता है, और ना ही आपको यहाँ प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। आपको डेवलपमेंट के नाम पे, सबका साथ सबका विकास, या आपने करप्शन के नाम पे जो भी मैंडेट लिया था 2014 में और 2019 में, आपने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को रखेंगे। नेशनलिज्म और हाइपर नेशनलिज्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया बीजेपी में। और कम्युनलिज्म के नाम पर ये लोगों को ये कहते हैं कि जो हिंदू के साथ नहीं है वो हिंदू खतरे में है। मैं इन महानुभावों से ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू खतरे में है, या हिंदू के जो धर्म स्थान है, मंदिर खतरे में है? उज्जैन में महाकाल मंदिर में भाजपा दलाली खा रहे हैं, ये साफ साफ हो गया। केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना गायब है और शंकराचार्य ये बात को कह रहे हैं, और कोई भी बीजेपी का जो संसदीय दल का या कोई भी बड़ा पार्टी लीडर है वो ये नहीं कह रहा है कि शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो गलत है। अयोध्या नगरी में आपने निर्माण कार्य को देख लिया, किस तरीके से इतना पैसा खर्च करने के बाद रूफ्स लीक कर गई, सड़कों पे पॉट होल्स हैं। आपने देख लिया राम लल्ला के छत है जिनके नीचे वो बैठे हैं, वो छत ही टपक रही है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल बाद खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? अब उसमें सुरंग तलाशी जा रही है जहां सोना पड़ा है। इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो फिर ये हिंदू खतरे में नहीं होता, हिंदुत्व के द्वारा हिंदुओं द्वारा स्थापित जो उनके धर्म केंद्र हैं, जो उनकी पीठ है, वो खतरे में आ जाती हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछे जाने चाहिए। अब एक तरफ तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी सबको, अब एक ये सरकार जो है वो अलायंस की सरकार, ये टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के सहारे चल रही। अब इसमें अगर ये सवाल मोहन भागवत पूछ लेते हैं कि एक आदमी की जब सेटिस्फेक्शन नहीं होती ईगो, तो वो अपने आप को देव समझने लगता है। पहले वो सुपरमैन बनता है अपने आप को, फिर देव बनने लगता है, और जब देवता से उसका काम नहीं चलता तो वो भगवान बन जाता है, और भगवान के बाद वो कहता है मैं तो विश्व स्वरूप हूं। तो इस तरीके की बातें जब आरएसएस के लोग करते हैं तो आरएसएस को आपने एक उनको वो दे दिया, आपने जगह दे दी आपसे सवाल करने की। और प्रधानमंत्री मोदी आप देखिएगा जब से वो वापस आए हैं अपने बाहरी दौरे से, उसके बाद से उनकी कोई ज्यादा स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर या सांप्रदायिकता को लेकर या मुसलमानों को लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट आई नहीं। उन्होंने 240 सीटें क्यों आई, 400 क्यों नहीं आई, 160 सीटों का कहां नुकसान हुआ, इसकी भी कोई एनालिसिस अभी तक बड़ी क्लियर नहीं है। क्योंकि सब जान रहे हैं कि जो मोदी का मैग्लोमीनिया था और जिस तरीके के भाषण उन्होंने किया और जिस तरीके के टारगेट उन्होंने सेट किए, वो अपने ही जाल में खुद फंस गए, और ऑपोजिशन को उन्होंने एक बहुत बड़ा संजीवनी दे दी अपने आप को रिवाइव करने के लिए, और जिसकी वजह से आज की डेट में ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट में सवाल पूछ रही है, और मॉनसून सेशन में इसका बहुत सारा आगाज आप देखेंगे आने वाले समय। जी, मोहन भागवत साहब का जो बयान है सर, ब्रांड मोदी की जहां तक बात होती है, भाई मोदी के चेहरे पर सारी चुनाव अब तक लड़ती आई है भाजपा। अब ब्रांड मोदी के लगातार जो गिरावट की खबर आ रही है, उसके बाद मोहन भागवत साहब का इस तरीके का बयान आना, बार बार मोदी जी को सीधे टारगेट करना, कभी ये कह देना कि मोदी का चेहरा काम नहीं आएगा, कभी कह देना कि लोग जो है वो सुपरमैन बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। भाई नॉन बायोलॉजिकल होने की बात खुद मोदी जी ने अपने मुंह से कही हुई है। तो ऐसे में सर भागवत साहब के इन बयानों का ब्रांड मोदी के ऊपर क्या कुछ असर होगा कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस होने हैं इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में, वो सारे स्टेट्स बहुत अहम है और भाजपा हर हाल में उनको जीतना चाहेगी। देखिए जो मोहन भागवत ने कहा है उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से? अयोध्या में बीजेपी अपनी सीट हार गई, कोई उम्मीद नहीं थी उनको। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का जो जनादेश था वो 5 लाख से 1.5 लाख पे रह गया। तो जाहिर सी बात है कि जिसको वो अपना गढ़ मान रहे थे, उस गढ़ में उनको डिफीट का सामना करना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात यह आ जाती है कि इसका टीकरा किसके सर फोड़ा जाना चाहिए। तो मोदी जी ने जो 400 का नारा दिया, सबसे पहले तो वही उन्होंने गलती की। उन्होंने अपनी जो कमजोरी थी वो उनके हाथ में थमा दी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगी और लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। आपने देखला किस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईएएस की भर्ती हो रही है और उन भर्तियों पे कोई रोक नहीं है। डिसेबिलिटी दिखाकर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिखाकर, झूठे प्रमाण पत्र बनाकर बहुत सारे अपर कास्ट के लोगों को, उनके बच्चों को जो ऑलरेडी
क्रीमी लेयर के भी माने जा सकते हैं, क्योंकि उनके अभिभावक या उनके पिता या उनके फैमिली में लोग जो है सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी हैं। उनको किस तरीके से एडमिशन मिली, किस तरीके से वो आईएएस आईपीएस अफसर बन गए, इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। संजय निषाद, अजय मिश्रा टेनी और बृजभूषण शरण सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त है? तो बड़ा क्लियर है कि अमित शाह का संरक्षण प्राप्त है। अजय मिश्रा टेनी के इलेक्शन में लखीमपुर खीरी में खुद ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इनको और बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो लोग बड़ा घबरा गए कि भैया इन्होंने तो, इनके बेटे ने 4 किसान और 1 मीडिया कर्मी की तो हत्या कर ही दी थी, और कितना बड़े बनेंगे, मतलब और क्या क्या कर लेंगे। बृजभूषण शरण सिंह का यौन शोषण का आरोप है, हमारी महिला पहलवानों को जो ओलंपिक मेडल जीत के आती हैं, तो अगर उनका बेटा जीत के आ गया वो क्या करेगा। और संजय निषाद जिनका बेटा खुद इलेक्शन हार गया, वो किस तरीके से, सवाल पूछा जाना चाहिए। अब बात यह आ जाती है कि योगी महाराज पे इल्जाम लगता है कि देखिए वो राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सारे राजपूत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें, जिन 49-50 सीटों पर बीजेपी की हाईकमांड ने मोहर लगाई थी कि इनको री इलेक्शन के लिए तीसरी बार, 2014 में तो आपने देखा कि करप्शन और मोदी जी के नाम पर वोट पड़े, दूसरी बार मोदी जी की सेना के नाम पे वोट पड़े, तो किसी ने ये नहीं देखा कि इन 10 सालों में इन कैंडिडेट्स ने काम क्या किया। कई कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जो अपने एरिया में गए ही नहीं 10 साल में, तो उनको जब तीसरी बार टिकट मिल गई और हैट्रिक के लिए जब वो चुनाव में गए, तो उसमें आपने देखा कि 26-27 सीटों पर वो 49 कैंडिडेट हार गए। तो उसका आकलन नहीं कर रहे कि भाई आपने मोहर क्यों लगाई, जब योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि 35 सीटों पर कैंडिडेट को बदलने की जरूरत है। अब आज उस हार का ठीकरा आप योगी महाराज पे क्यों फोड़ना चाहते हैं। और उसी तरीके से आपने देखा मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से 2013 का राइट किया गया और आरएसएस का लैब लगा, जिसमें हिंदू मुसलमान दंगे कराए गए, और उसके बाद जो है बीजेपी को ज्यादा वोट मिला और जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। तो अब वही कावड़ का जो रूट है, जो मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और मुजफ्फरनगर होकर निकलता है, और उसमें राजस्थान और हरियाणा से भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हरियाणा में भी होगा। एक बात मैं कह के अपनी बात को भी विराम दूंगा कि ये नू में आपको याद होगा, पिछले साल 31 जुलाई को जब ये जल अभिषेक की यात्रा निकल रही थी, जल अभिषेक की यात्रा बहुत साइलेंट सी और बहुत बहुत कुछ लोगों में ये यात्रा निकला करती थी। ये 3-4 साल से इसका प्रचलन हो रहा है, और उसमें आपको याद होगा जो गौ रक्षक थे उन्होंने इसमें जो है लोगों को ज्वाइन करने के लिए आवेदन किया था। उसमें 2-3 लोग ऐसे भी थे जो मर्डर केसेस में इन्वॉल्व थे ये गौ रक्षक दल में, क्योंकि गौ रक्षक दल जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित होता है, उनके द्वारा वो संरक्षित है, और उनको गौ रक्षकों को ये अलाउड है कि वो गाड़ियों को रोक के चेक करें कि भाई इसमें कोई जो है जानवर तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके के जब लोगों को जो सांप्रदायिकता भड़काते हैं, जो दंगे भड़काते हैं, जो गौ रक्षकों के नाम पे हत्याएं करते हैं, जब उन लोगों ने इसका जल अभिषेक यात्रा का किया तो वहां पे दंगे हो गए, 6 लोग मर गए। अब ये जल अभिषेक यात्रा फिर 22 तारीख को, क्योंकि सावन का महीना 22 तारीख से शुरू हो रहा है, जहां कावड़ यात्रा शुरू होगी वहां नू में वो भी शुरू होगी, और जो फिरोजाबाद झिरका के रास्ते जिर मंदिर के और सिंगर पे जाके खत्म होती है। तो जो फिरोजाबाद जिरका का इलाका, नू का इलाका, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो जिस तरीके की कावड़ यात्रा का अरेंजमेंट आपका इधर मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में कराया जा रहा है, बागपत में कराया जा रहा है, उसी तरीके की यात्रा का एक प्रबंध जो है वो नू, फिरोजपुर, जिरका में भी कराया जा रहा है। और उसमें रास्ते में ये कह दिया गया कि जितनी मीट की दुकानें आती हैं रास्ते में वो सब बंद कर दी जाएंगी, पर शराब के ठेके बंद नहीं होंगे, वो सिलेक्टेड आवर्स में खुलेंगे। अब वो शराब किसको बेची जाएगी, वो शराब पी के कौन हुड़दंग करेगा, ये तो आप ही जानते हैं। और गौतम बुद्ध नगर में आपका ये जुलाई 22 से लेके 19 अगस्त तक एक तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट को भी आहत हो गया है वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे पे, और जो आपका मेरठ एक्सप्रेसवे है, और जो लोग वेस्टर्न यूपी से रोज आते जाते हैं अपने काम के मुताबिक जो है नौकरियां करते हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। और ये सिर्फ हरिद्वार जो जल लेके जाया जाता है, ये सिर्फ हरिद्वार से, सिर्फ उत्तर प्रदेश का रास्ता या गौतम बुद्ध नगर से मेरठ के रास्ते पे दिक्कतें नहीं आने वाली। ये प्रॉब्लम राजस्थान तक भी जाएगी, ये मध्य प्रदेश के रास्ते में भी जाएगी, और ये हरियाणा में तो डेफिनेटली नू और जिरका वाला भी एरिया पड़ जाता है, और ये जो हरिद्वार से आपका जो एरिया हरियाणा रोहतक की तरफ निकलता है, उसमें भी बहुत सारी जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो उसमें आहत होने वाली है। अब जिस तरीके का ये प्रायोजन, ये तो है नहीं कि पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलती थी, पर अब क्या है, सरकार द्वारा वो स्पॉन्सर्ड हो जाती है। आपने देखा योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे कावड़ यात्रियों पे लॉकडाउन के बाद 2020-21 में। तो इस तरीके से जब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट हो जाता है, तो जाहिर बात है कि उसमें जो है प्रायोजन भी बढ़ जाता है और खर्चा भी बढ़ जाता है और गुंडागर्दी भी बढ़ जाती है। तो अब प्रशासन क्या करेगा,
किस तरीके के लोगों को, और जो ये दुकानों पे आगे नाम लिखने के प्रोप्राइटर्स की जो बात हो गई है, तो वो जो प्रोप्राइटर अगर मुसलमान होंगे या माइनॉरिटी कम्युनिटी के होंगे तो उनको कैसे बचाया जाएगा, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये एक रिलेटिवली एक न्यूसेंस बनती जा रही, और इस न्यूसेंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास वो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो इसको बढ़ावा देते हैं, वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, वो कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो हिंदुत्व के जरिए उनको ये लगेगा कि हिंदू खतरे में और हिंदू उनको वापस वोट कर देंगे। ये सिवाय एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट के और कुछ नहीं। जी। अभी हम लोग राजनीति की और बात करें उससे पहले जरा एक बात बजट की हो जाए, क्योंकि बजट आने वाला है, मानसून से शुरू हो रहा है। सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और कौन कौन से जो नारे जोड़े जाते हैं इस बजट में, क्या कुछ आसार हो रहे हैं? बहुत सारी खबरें आ रही है महंगाई से लेकर के और तमाम आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें अब जो बजट आ रहा है उसमें सबसे पहली जो मार है वो मिडिल क्लास को। आपने देखा फूड इन्फ्लेशन जो है वो 10% क्रॉस कर चुका है। वेजिटेबल इन्फ्लेशन कहीं कहीं तो 32-33% है, कहीं कहीं 20-22% है। आपने देखा मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को जो 25% जीडीपी का होता था, वो आज की डेट में हाउस होल्ड डेट जो है वो 40% जीडीपी की हो गई। मतलब अगर मेरे पे कर्जा 2.5 लाख रुपए महीना था, तो आज मेरे पे कर्जा 4 लाख रुपए महीना हो गया। हाउस होल्ड सेविंग्स जो हैं, जिस सेविंग से हम खरीदारी करते हैं, बच्चों की एजुकेशन करते हैं, अपने हेल्थ बेनिफिट्स या मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं, वो भी जो है 18.5%, पिछले 15 साल के सबसे लो पे 18.9% पे हाउस होल्ड सेविंग। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाकों में, उनकी इंडेटनेस है, क्योंकि वो जो है पैसा जो है वो आड़तियों से लेते हैं या पैसा मनी लेंडर से लेते हैं, और 4% 5% पे पैसा लेके वो खाद बीज खरीदते हैं। इनपुट तो उनका वैसे भी महंगा है, ऊपर से वो कर्जे में भी जाते हैं। फिर जब वो कर्जा पे नहीं कर पाते हैं तो वो सुसाइड भी करते हैं। सुसाइड रेट हमारे देश में फार्मर्स का सबसे ज्यादा है, और कोई इंस्टीट्यूशन, कोई माइक्रो सेक्टर, कोई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंक की जो है उनको नहीं बचा पाती है। और जो बड़े बड़े ये लोन शार्क्स बन गए हैं, आपने देखा आज की डेट में आप अगर ऑनलाइन जाएं और चेक करें तो आपको पर्सनल लोन देने वाले, गोल्ड लोन देने वाले 36 लोग मिल जाएंगे। कई सारी चाइनीज कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हैं, आपको प्री अप्रूव्ड लोन्स के मैसेजेस भी आते हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस ये रूरल एरियाज में टारगेट करते हैं, जो वनरेबल लोग हैं, जिनको पैसों की जरूरत होती है, उनको वेरी हाई इंटरेस्ट पे वो पैसा देते हैं, और उसके बाद उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है, या तो वो उनके जो इक्विपमेंट्स हैं या उनके ट्रैक्टर्स हैं उनको अपने नाम करा के वो बेच के और पैसा रिकवर करते हैं, या उनकी जमीनों को खा जाते हैं। तो इस तरीके की जो रूरल इंडेटनेस है वो हाउस होल्ड सेविंग्स को, और हाउस होल्ड सेविंग्स जो है मिडिल क्लास की, जो शहरों में रहते हैं, उनके पास नौकरियों के इतने साधन नहीं है, और जिनके पास नौकरी है उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने चीजों को कंट्रोल कर पाए। अगर आप ग्रोथ इन सेविंग्स देखें और उसके राइजिंग शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन देखें, तो करीब 30% से 50% पे वर्किंग एज पॉपुलेशन शेयर बढ़ा है, पर उनके पास काम नहीं है। जबकि सेविंग्स एज परसेंटेज ऑफ जीपी जो 20% पे थी, आज वो पीछे 2013-14 में 32-33% पे थी, आज वो घट के 20% रह गई है। तो अगर इन चीजों का आप अगर आकलन करें, और एवरेज मंथली इनकम जो एक एनएसओ के डेटा के हिसाब से 12,700 से 11,600 आ गई है, 9.5% की गिरावट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो है उसमें लगातार निरंतर गिरावट आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसपे हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बहुत सारा नए जो है वो इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, नई फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें तो वित्तीय वर्ष 2023 में 59.60 बिलियन डॉलर थी, अब वो वित्तीय वर्ष 2024 में 44.40 रह गई है। तो जो निवेश है वो फॉरेन कंपनीज का कम है। ट्रेड इम्बैलेंस है, हमारे रशिया से जितना इंपोर्ट होता है ऑयल का, क्रूड का, हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। 10 देशों में से 9 देश में हमारी जो है ट्रेड इम्बैलेंस है। एजुकेशन बजट में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारी एजुकेशन बजट को 7% से स्लैश कर दिया गया है। यूजीसी के जो एलोकेशंस हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, जो सारी यूनिवर्सिटीज को, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है, जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती है, उसमें 61% गिरावट है। हेल्थ बजट लगातार निरंतर कोविड के बाद बढ़ना चाहिए था। कोविड में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपोजर हो गया था। हेल्थ एलोकेशन हमारे निरंतर गिर रही है। पिछले 5 साल का अगर हम आंकड़ा लें तो 2.4% से 1.9% हमारी जो है हेल्थ बजट एलोकेशन आ गई है। बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर 211 है, और सिर्फ 2 लोग, अदानी और अंबानी,
इस देश की 5-6 जो मेन जो कंपनियां हैं, जैसे सीमेंट कंपनी है, एविएशन कंपनीज हैं, सिर्फ टाटा, अंबानी और अदानी 80 से 90% कंट्रोल जो है वो सिर्फ 2 कंपनियों का रह गया है। उसमें प्राइस कंट्रोल है। अब जैसे आपने देखा कि अनंत अंबानी की शादी में सबका पैसा रिचार्ज बढ़ा दिया गया, तो शगन तो सबसे ले लिया गया। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा, नौकरियों में पीएसयू वर्कर्स के लिए नौकरियां है ही नहीं, इनफैक्ट ले ऑफ हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों में 30 लाख नौकरियां सरकारी रिक्त पड़ी हैं। इन इक्वालिटी में हम लोग सबसे नीचे पायदान पे हैं। बॉटम 50% के पास संसाधन सबसे कम है और टॉप 1% के पास सबसे ज्यादा है। फूड इन्फ्लेशन की मैंने आपको बात कमी कर दी। कंजम्पशन का मैंने आपको बता दिया कि हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम इतनी कम है कि कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बहुत अफेक्टेड है। जीडीपी का जो 40% होता था कंजम्पशन पैटर्न, वो घट के 25% रह गया है और हाउस होल्ड सेविंग्स में निरंतर गिरावट है। और एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसने कोविड-19 में 6.5% जीडीपी का हिस्सेदारी दी, उसको घटा के, क्योंकि उसमें अनुदान, सरकार का अनुदान जो उन्होंने कहा था 1 लाख करोड़ रुपए का हम अनुदान करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वो उन्होंने 6,600 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। उसका पूरा डेटा है, सीएजी ने भी उसको ऑडिट किया है, एनएसओ का भी डेटा आया है उसमें। और उसमें कृषि का जो शेयर है वो घट के 2022 में जो 3.78% था, लॉकडाउन के टाइम 6.5% था, अब वो घट के 2.5% रह गया। तो जो मेजर इंडस्ट्री है जो रोजगार दे रही है 60 करोड़ लोगों को, एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उसका योगदान जीडीपी में घटता जा रहा है और धन्ना सेठों की कंपनियों का योगदान बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है और मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अभी सॉल्व होती इस बजट में नजर नहीं आ रही। जी, निश्चित तौर पे बजट पे सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि देश इस समय जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, देश के लोगों की जो स्थिति है, उस स्थिति से उबारने के लिए लोग निश्चित तौर पर सरकार की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार जनता का जो मैंडेट था, जो जनादेश था, उसने भी बहुत कुछ इशारा किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि क्या वो अपने इस बजट के माध्यम से लोगों को सैटिस्फाई कर पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सामने 2 अहम राज्यों के चुनाव खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मजीत सर इस महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, नमस्कार।